जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए मैराथन क्लास। और इस क्लास में आज फिर हम आपको ये 30 मार्च 2017 का एग्ज़ाम हुआ था, सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था, इसका हम ये सेकंड पार्ट आपको आज कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके आपको इसका खंड एक और दो इसके कंप्लीट करा दिए थे। हमने आपको इसके 110 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की जो क्लास है सेकंड पार्ट में हम आपको खंड 3 और 4 इसका कंप्लीट कराएंगे, जो कि कितने होते हैं 45 मार्क्स के होते हैं। और इसमें हम आपको 90 क्वेश्चंस करवाएंगे। इस तरीके से आज आपका चौथा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 3 पेपर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, और आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर टॉप 500 और टॉप 100 क्वेश्चंस करके जो सेक्शंस हैं 2, आप उनकी सारी क्लासेस देखें। और देखेंगे तो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इन क्लासों को देखकर 155 प्लस आंसर आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सही कर सकते हैं। 155 प्लस आपके नंबर आ सकते हैं। बस आपने अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर टॉप 500 और टॉप 100 क्वेश्चंस वाली 2 सीरीज चल रही हैं। उनके पूरी जो क्लासेस हैं उनको आप स्पीड तेज करके पूरी भी सुनेंगे तो आप बिल्कुल 155 प्लस क्वेश्चंस आप बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। बस आपको जितने भी दिन, अभी आपका 7 तारीख को अब एग्ज़ाम हो गया है, तो आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर ये सभी क्लासों को जो टॉप 500 वाली और टॉप 100 वाली 2 जो सीरीज़ चल रही हैं इनकी क्लासेस को आप पूरा देखें। और जो हमने फिर पेपर करवा रहे हैं उनको देखें तो आप बिल्कुल 155 प्लस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सही करके आ जाएंगे। तो ये क्लास का अगर पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये वाली जो क्लास है आज की, हम आपको आज की क्लास में जो 30 मार्च 2017 को एग्ज़ाम हुआ था उसका हम खंड आपको 3 और 4 करवाएंगे। और ये 90 मार्क्स के आते हैं ये दोनों खंड। तो आज आपको 90 मार्क्स का पेपर जो है कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले हमने खंड 1 और खंड 2 का 110 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। अब ये वाला करवाएंगे। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। जो भी क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास को पहले शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रोज़ की जो क्लास रहती है उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए, और क्लास में जितना भी हम आपको करवाते हैं उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लगाइएगा। हर क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या चाहे तो आप बिल्कुल लास्ट में ये बता सकते हैं कि आपके 90 क्वेश्चंस में से टोटल कितने सही हुए। और जाते समय क्लास में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। जितने लोग क्लास देख रहे होंगे सभी लोगों ने क्लास को शेयर भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हम खंड 3 और 4 पढ़ाएंगे। तो खंड 3 और 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका खंड सी जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रबंधकीय गुण से संबंधित है, और उसके क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं स्क्रीन पर। बस अब सभी लोग क्लास शेयर करके और क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रबंधकीय गुण से संबंधित है। ये किससे? प्रबंधकीय गुण से संबंधित ये क्लास इस 3rd खंड है, ठीक है। चलिए
अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास में कि प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना में लगभग 300 गांव कवर किए जिनका कुल क्षेत्रफल 450 से लेके 500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना कौन सी है? प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना है। इसमें लगभग कितने 300 गाँव को कवर किया गया है और 300 गाँव का कवर किया गया है और इसमें है ना 450 से लेके 500 वर्ग मीटर तक और तक उनका क्षेत्रफल हो और उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें जनसंख्या बताइए, 1.5 लाख होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, 2.5 लाख या फिर 3 लाख उनकी जनसंख्या होनी चाहिए। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना के तहत 2 लाख जनसंख्या के ऊपर और जिनका 400 से लेके 450 से लेके 500 वर्ग मील तक उनका क्षेत्रफल हो, ऐसे एरिया को कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित और अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है। बताइए कौन करता है? असंगठित या फिर अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है। आउट ग्रुप करता है या भीड़ करता है या फिर अनैच्छिक समूह या फिर स्वयंसेवी समूह। बताइए, असंगठित है, अव्यवस्थित है और मतलब कि इस तरीके से। तो देखिए, कोई भी ग्रुप है तो वो तो थोड़ा व्यवस्थित होता है, लेकिन भीड़ कैसी होती है? एक तो असंगठित होती है और कैसी होती है? अव्यवस्थित होती है। इसमें अव्यवस्थित पूछा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताएं कि प्रदर्शनी टेलीविज़न के माध्यम है। बताइए, प्रदर्शनी हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये किसका माध्यम, किस प्रकार का माध्यम है? जनसंचार का माध्यम है, समूह संचार का माध्यम है, व्यक्तित्व संचार का माध्यम है, ये सार्वजनिक संचार का माध्यम है। तो जो प्रदर्शनी वगैरह लगती हैं, ठीक है, और जो टेलीविज़न होता है ये किस प्रकार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत, जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से पहचानिए कि स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन है। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है वो हमारे इधर उसकी कितनी त्रिस्तरीय व्यवस्था लॉन्च मतलब कि लागू है और ये जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। तो बताइए, जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? एक ग्राम पंचायत, खंड समिति, जिला परिषद होता है, या ग्राम पंचायत, ग्राम विद्यालय और ग्राम सह समिति होता है, या फिर RID कार्यक्रम और टाइसेम और NREP होता है, या फिर प्रयोगशाला से भूमि तक KVK या फिर KGK होता है। तो देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है उसमें जो त्रिस्तरीय संरचना होती है वो कौन सी होती है? सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर उसके बाद खंड समिति होती है और उसके बाद जिला पंचायत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर A हो जाएगा, है ना। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, फिर खंड समिति और फिर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज और किसमें दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। बताइए, समाज और कौन? रीतियाँ सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है, या परंपराएं, या संवर्धन, या फिर समुदाय? बताएं। तो देखिए, जो समाज और जो समुदाय होता है ना, समाज और संवर्धन जो होता है, कल्चर जो होता है, ये दोनों ही क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। ठीक है, समाज की जो भी कल्चर होता है ये दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है। सार्वजनिक जीवन जो है उसको हम मतलब किसको बोलते हैं? सार्वजनिक जीवन हम किसको बोलते हैं? सार्वजनिक जीवन हम किसको बोलते हैं? तो किसको कहेंगे? दमाइशन सॉफ्ट मतलब कि समुदाय को बोलेंगे, या फिर संघ या सहचार्य को बोलेंगे, टोनी वर्गीकरण को बोलेंगे, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए, सार्वजनिक जीवन क्या है?
सार्वजनिक जीवन क्या होता है, तो जो सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत क्या आएगा, तो संग और सहचार्य, जिसे गजेलसॉफ्ट कहते हैं ना। गजेलसॉफ्ट मतलब कि संग और सहचार्य को हम क्या बोलते हैं, तो संग और सहचार्य को हम सार्वजनिक जीवन में परिभाषित करते हैं। सार्वजनिक जीवन में परिभाषित हम किसको करते हैं, संग और सहचार्य को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संचार की कला है, संचार की कला है क्या है संचार की कला, अधिगम मतलब सीखना, सुनना, महसूस करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। संचार की कला कौन सी है, तो देखिए संचार द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का आर्ट कम्युनिकेशन किसकी, तो संचार की कला है क्या है संचार की कला, तो सुनना जो है संचार की कला है। क्या है, सुनना जो है वो क्या है, संचार की कला है। सुनना संचार की कला माना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सुनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनों का सभी ओर से विकास केवल किसके द्वारा संभव हो सकता है। जो निर्धन होते हैं उनका सभी ओर से अगर विकास करना है तो किस के द्वारा कर सकते हैं, तो विस्तार शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, अधिक धन पूर्ति के द्वारा कर सकते हैं, अधिक मजबूत शासक बनाकर कर सकते हैं, या अज्ञात से कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए निर्धन है कोई भी और उसका चारों ओर से विकास करना है, तो वो किसके द्वारा हो सकता है, तो निर्धन का चारों ओर से विकास किसके द्वारा होगा, तो उसकी जो शिक्षा है उसमें विस्तार करके, अगर विस्तार शिक्षा दी जाए उसको तो उसका क्या हो सकता है, तो उसका जो भी है चारों ओर से विकास हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्तार शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यवस्थित कार्य योजना कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं, व्यवस्थित कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित जो चलिए बताइए, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कार्य योजना किसको कहते हैं, कार्य कैलेंडर को कहते हैं, कार्यक्रम पूर्व अनुमान को कहते हैं, गतिविधि कैलेंडर को कहते हैं, या इनमें से किसी को नहीं, बताइए। कि जो कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कार्य योजना किसको कहा जाएगा, तो देखिए काल के अनुसार अगर देखा जाए तो व्यवस्थित कार्य योजना किसको कहेंगे, तो इसको कार्य कैलेंडर को कहेंगे। किसको कहेंगे, कार्य कैलेंडर, मतलब कि आपने एक कैलेंडर जारी कर दिया है तो उसके अनुसार काल के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं, तो कार्य कैलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ है, बताइए। स्थानीय नेता है या कोई नेतृत्व करता है तो उसकी भूमिका की समझ है क्या है, स्थानीय नेताओं या फिर नेतृत्वकर्ताओं के लिए सबसे कम महत्व होती है, या स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है नेतृत्वकर्ता की भूमिका, या स्थानीय नेता और नेतृत्वकर्ताओं के लिए कोई सरकार नहीं रखती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता रहते हैं उनकी जो भूमिका होती है, उनकी जो समझ, भूमिका की जो समझ होती है वो क्या होती है, तो कैसी होती है, बहुत आवश्यक होती है। वो कैसी होती है, स्थानीय नेता और नेताओं की जो नेतृत्वकर्ताओं की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट क्या थी, बताइए क्या है। इंडिया फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट, ये क्या है, भारत में खाद्य परिस्थितियों पर लिखी गई एक पुस्तक है, या कोई फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट है, या भारत की निर्धनता से संबंधित एक रिपोर्ट है, या भारत की खाद्य समस्या हल करने का एक सूत्र है, बताइए क्या है। इंडियाज़ फूड क्राइसिस एंड स्टेप टू मीट ईट, बताइए क्या है।
तो देखिए ये एक क्या है, तो ये एक मतलब फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट है। ये क्या है, फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट है, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप टू मीट ईट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ये एक रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघु समूह में शामिल है, बताइए लघु समूह में शामिल है कौन कौन है, बताएं लघु समूह में कौन कौन शामिल हैं। जोड़ियाँ और तिकड़ियाँ, ठीक है, डाइड और ट्राइड, ठीक है, जोड़ियाँ और तिकड़ियाँ शामिल हैं। नस्ली समूह, राजनीतिक समूह शामिल हैं, अन्य लघु समूह शामिल हैं, या राजनीतिक समूह की तिकड़ियाँ शामिल हैं। बताइए इनमें से कौन शामिल है। इसमें 2 और 3 सही है, 1 2 सही है, 2 1 3 सही है, या 3 4 सही है। बताइए क्या शामिल हैं। तो देखिए जो लघु समूह होते हैं इनमें क्या शामिल है, तो लघु समूह में क्या क्या शामिल है, तो एक जोड़ियाँ और तिकड़ियाँ शामिल हैं, और एक क्या है, अन्य लघु समूह शामिल हैं। तो कौन कौन है, जोड़ियाँ और तिकड़ियाँ शामिल हैं, और अन्य लघु समूह शामिल होते हैं। किसमें, लघु समूहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका प्रशासनिक उसको सहयोग कहाँ से मिलेगा। संसद से मिलता है, या नीति आयोग से मिलता है, वित्त आयोग से मिलता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिलता है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को जो प्रशासनिक सहयोग है वो नीति आयोग से मिलता है। किससे मिलता है प्रशासनिक सहयोग, नीति आयोग से मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जैसे कि IAAP, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिव एरिया प्रोग्राम, इसको किस मध्य अवधि मूल्यांकन के दौरान आरंभ किया गया था। जो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है इसको कब चालू किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, या पांचवी पंचवर्षीय योजना में। बताएं कब चालू किया गया था। तो देखिए जो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है उसको कब चालू किया गया था, तो कृषि सघन क्षेत्र कार्यक्रम को तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। कब किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, KJ कुमार ने, राम मोहन ने, पाटिल ने, या फिर कुप्पुस्वामी ने। बताइए किसने लिखी है। तो देखिए मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वो KJ कुमार की है। किसकी है, KJ कुमार की है। ठीक है, KJ कुमार की है। कौन सी, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक KJ कुमार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, KJ कुमार ने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार कर्मी क्या है। विस्तार कर्मी क्या है, व्हाट द एक्सटेंशन वर्कर क्या है, विस्तार कर्मी क्या है। अदीक्षित नेतृत्वकर्ता को विस्तार कर्मी कहते हैं, या फिर पेशेवर नेतृत्वकर्ता को विस्तार कर्मी कहते हैं, निरंकुश नेता को कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो जो विस्तार कर्मी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अदीक्षित नेतृत्वकर्ता, ले लीडर्स, या फिर पेशेवर नेतृत्वकर्ता, निरंकुश नेता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो विस्तार कर्मी होते हैं वो कौन से, तो जो पेशेवर नेता होते हैं, प्रोफेशनल जो लीडर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, विस्तार कर्मी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा, विस्तार कर्मी कहा जाता है। तो राइट आंसर पेशेवर नेतृत्वकर्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रुचि समूह
किसके अंतर्गत आते हैं बताइए। विशेष रुचि समूह किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक समूह के अंतर्गत, द्वितीय समूह के अंतर्गत, स्वयंसेवी के अंतर्गत या फिर तृतीय समूह के अंतर्गत आते हैं। जो विशेष रुचि समूह होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो रहते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक समूह के अंतर्गत, द्वितीयक समूह के अंतर्गत, स्वयंसेवी के अंतर्गत या फिर तृतीय समूह के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष रुचि वाले समूह किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय समूह के अंतर्गत आते हैं विशेष रुचि वाले समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता पद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य को निर्णय का पालन करना होता है, वो क्या कहलाते हैं? बताएं, क्या कहलाएंगे? मतलब कि ऐसा संगठन परिवर्तन जिसमें क्या हो, ऐसी पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता पद द्वारा निर्णय लिया जाएगा और फिर उस निर्णय का सभी लोग पालन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? आधिकारिक पद्धति बोलेंगे, सहभागी पद्धति बोलेंगे, अग्र सक्रिय पद्धति बोलेंगे या फिर सक्रिय पद्धति कहा जाएगा। तो ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर कोई एक केंद्रीकृत सत्ता द्वारा निर्णय लिया जाए और बाकी सारे उसका पालन करें तो ऐसी पद्धति को क्या कहेंगे? तो ऐसी पद्धति को आधिकारिक पद्धति कहते हैं। क्या कहा जाता है? आधिकारिक पद्धति कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा आधिकारिक पद्धति, मतलब कि अथॉरिटेटिव अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था? बताएं। जो भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ जो था वो किसके जन्मदिन पर किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल? बताइए किसके? भारत में जो समुदाय विकास कार्यक्रम है, समुदाय विकास कार्यक्रम जो था वो किसके जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था। कब? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? बताइए, इनमें से कौन जो है वो सदस्यों में क्या करेगा? सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो एकता देगा या फिर हम का एहसास, ये सामान्य एहसास या सत्यनिष्ठा? बताइए किसका? तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और उसमें क्या है कि कोई भी समूह है या सदस्यों में वो क्या कर रहा है? सहानुभूति उत्पन्न कर रहा है और आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, तो वहाँ क्या होता है? हम का एहसास होता है, वी की फीलिंग होती है कि भैया चलिए हम सब एक हैं, हम सब का ही फायदा होना चाहिए, है ना? तो हम की भूमिका होती है वहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंचार की पारंपरिक विधा कौन सी है? बताइए, जनसंचार की पारंपरिक विधा कौन सी है? ट्रेडिशनल मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट? तो देखिए, अगर हम देखें कि जनसंचार की जो पारंपरिक विधा है वो कौन सी है? समाचार पत्र होंगे, है ना? कौन से होंगी? समाचार, न्यूज़पेपर। देखिए, टीवी तो अभी चला है ना? और रेडियो भी बाद में ही आया है और इंटरनेट तो फिर सबसे ही बाद में आया। लेकिन जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा पहले से चलते हैं। सबसे पहले तो समाचार पत्र ही आए थे, न्यूज़पेपर ही आए थे। तो इसलिए समाचार पत्र को क्या कहा जाएगा? जनसंचार की पारंपरिक विधा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनसंचार की पारंपरिक विधा कहा जाएगा न्यूज़पेपर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेतृत्व की कसौटी है? बताइए, नेतृत्व की कसौटी है कौन सी? संगठनों के लक्ष्य की प्राप्ति करना, या संगठनों के विवादों का निपटान करना, या दूसरे का अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता, या फिर संगठन की केंद्रीय मान्यताओं और उसकी विशेष पहचान के रूप में कायम रखना? बताइए क्या है? कोई भी एक नेतृत्व है, उसकी क्या कसौटी है? बताइए।
तो देखिए नेतृत्व लीडरशिप की कसौटी क्या होती है, तो इसकी कसौटी होती है कि दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता रखना। नेतृत्व देखिए नेतृत्व में क्या है कि दूसरे भी आपकी बातों को माने, इसकी आप क्या करें क्षमता रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं नेतृत्व कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे ही नेतृत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। बताइए भारत में जो योजना आयोग था वो कब बना था। 1947 को बना था, 1950 को बना था, 1955 को बना था, या फिर 1995 को बना था। बताइए कब बना था। तो देखिए ये जो योजना आयोग है, और योजना आयोग के स्थान पर अभी क्या चल रहा है, तो योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग जो है इसके स्थान पर अभी क्या आ चुका है, नीति आयोग आ चुका है। क्या आ चुका है, नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आ चुका है। और ये कब आया था, तो 1 जनवरी को आया था, 1 जनवरी 2015 को आया था, 2015। उससे पहले ये योजना आयोग के नाम से जानते थे। और ये जो योजना आयोग है ये कब बनाया था, तो 1952 में बना था। कब बना था योजना आयोग, 1952 में बना था। तो राइट आंसर क्या है, 1952 इसका राइट, 1950-51 में बना था। ठीक है, 1950-51 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1950 को 2015 को क्या कर दिया गया, इसे नीति आयोग के रूप में गठित कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए एक सामान्य लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लोगों को क्या करना चाहिए, प्रभावित करें। और इसको हम क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे, विकास बोलेंगे, नेतृत्व बोलेंगे, या फिर प्रयोजन बोला जाता है। तो अगर हम देखिए इन सब के बारे में देखें, संचार तो क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करना, अपनी बात कहना, अपने पक्ष को रखना। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट मतलब विकास, जो कि कोई कम स्तर से थोड़ा ज़्यादा स्तर पे गया है तो वो उसका क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। प्रयोजन, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, मतलब किसी चीज़ को अपन प्रयोजित करते हैं, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि एक समान लक्ष्य हासिल, मतलब सबके एक जैसे क्या हो लक्ष्य हैं, और उन सभी को है ना, मतलब कि इन सभी को एक समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को क्या करना, प्रभावित करता है। तो वो कौन क्या कहलाता है, लीडरशिप कहलाती है, वो नेतृत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेतृत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संचार के माध्यम को सुगम बनाता है। बताइए कौन बनाता है, वाणी का है विकास। संचार माध्यम जो है वो किस चीज़ को सरल बनाएगा, सुगम बनाएगा। ठीक है, वाणी के विकास को, या फिर कौशल को, या अध्यापन एवं प्रशिक्षण को, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए किसको बनाता है, जो संचार माध्यम जो है किसको सरल बनाएगा। तो देखिए इसका तो सरकारी आंसर इसका जो आप लगा रहे हैं सभी लोग, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए संचार बोल रहा है, संचार किसको माध्यम, तो देखिए वाणी के विकास को सुगम नहीं बना सकता संचार। ठीक है, अपने स्किल्स को भी सरल नहीं बना सकता सुगम, लेकिन अध्ययन और प्रशिक्षण को सुगम बना सकता है। देखिए आज आप घर बैठे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको। ठीक है, आप घर पर ही अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पाकर और अध्ययन प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, संचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो ये है ना, अध्ययन और प्रशिक्षण को इसने क्या किया है, सुगम बनाया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है। बताइए जो IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई कौन सी है, व्यक्तिगत, परिवार, गांव, या फिर समुदाय। बताइए क्या है जो IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। क्या हो जाएगा, परिवार है। ठीक है, परिवार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि फ़िरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा कब चालू की गई थी। जो फ़िरका विकास योजना है वो आरंभ मतलब कि मद्रास सरकार ने इसको आरंभ किया था और कब किया था, 1942 में, 1946 में, 1952 में या फिर 1957 में, बताएं। फ़िरका विकास योजना, फ़िरका विकास योजना लाई कौन थी, तो मद्रास सरकार लाई थी। और ये कब लेकर आई थी, तो फ़िरका विकास योजना जो मद्रास सरकार है वो कब लाई थी, 1946 में लाई थी। कब लाई थी, 1946 में लेकर आई थी। ठीक है, तो फ़िरका विकास योजना मद्रास सरकार कब लाई थी, 1946 में लेकर आई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संचार में 4I क्या है, बताइए। संचार में जो 4I जो है किस चीज़ में यूज़ करते हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस या फिर इंटीग्रेशन। दूसरा है इंटरमीडिएशन या इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट या इंस्ट्रक्शंस, या इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, इन्फ्लुएंस या फिर इंटरग्रेशन। ठीक है, या इंफॉर्मेशन, इंटेंशन, इन्फ्लुएंस या फिर इंस्ट्रक्शंस। बताइए क्या चीज़ बताता है। तो देखिए संचार में अगर 4I का मीन्स देखना है तो संचार में 4I का मतलब क्या है, तो सूचना, निर्देश, प्रभाव और एकीकरण। क्या है, सूचना, निर्देश, प्रभाव और एकीकरण। ठीक है, सूचना, निर्देश, प्रभाव और एकीकरण। ठीक है, कौन सा है, तो सूचना, निर्देश, प्रभाव और एकीकरण। 4E मतलब पहला है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मर आ गया इसमें। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएशन आ गया, इसमें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों में। फिर दूसरा था इंस्ट्रक्शंस और इसमें इंटेंशन आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन आती है, फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, फिर इन्फ्लुएंस मतलब कि उसको प्रभाव देखा जाता है, और इंटीग्रेशन किया जाता है मतलब एकीकरण। तो जो संचार में 4I हैं उसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस ग्राही मतलब एडॉप्टर के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है। बताइए इनमें से कौन सा ग्राही है, कौन सा एडॉप्टर है जिसके पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है। तो नव प्रवर्तक में, या आरंभिक बहुमतांश में, या फिर आरंभिक ग्राही में, या फिर पश्चिम बहुतांश में। बताइए किस में। तो जो एडॉप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं, उसके पास समाज में अधिक मत नेतृत्व किसके लिए होता है, तो आरंभिक ग्राही के रूप में। किसमें, आरंभिक ग्राही के रूप में होता है। ठीक है, आरंभिक ग्राही के मत के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार के पहले मॉडल का विकास किसने किया। बताइए संचार का जो पहले मॉडल, संचार के पहले मॉडल का विकास किसने किया। अरस्तू ने, बर्लो ने, या फिर सैनन तथा बीवर ने, या फिर लेस्बेन ने। बताइए जो कम्युनिकेशन का द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड। बताइए किसने डेवलप किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसने डेवलप, अरस्तू ने किया था। किसने किया था, अरस्तू ने किया था। ठीक है, तो संचार का पहला मॉडल का विकास किसने किया, अरस्तू ने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अरस्तू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास को सभी लोग, क्लास को जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग क्लास एक बार सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें क्लास को, और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपया करें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात होती है। आप प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है। बताइए नेतृत्व क्या है, इनमें से किसके संबंध का आधारभूत घटक में से एक है। कार्य के, विश्वास के, प्रेरणा के, या इनमें से कोई के नहीं। बताइए नेतृत्व जो है संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है। किस तरीके के,
तो कार्य, विश्वास, प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास। क्या हो जाएगा? फेथ, मतलब विश्वास के आधारभूत क्षेत्रों में से एक है ना। तो नेतृत्वकर्ता संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है किसके? विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या है? क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या फिर समूह का एक हैसियत, मतलब एक स्टेटस से दूसरी स्टेटस में जाना, ये क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। या फिर हैसियत मतलब स्टेटस में बदलाव के बिना पद, पोजीशन में बदलाव होना, या फिर सामाजिक पतन या फिर सामाजिक विफलता, या व्यक्तियों के समूह की हैसियत में सामाजिक उत्थान। बताइए क्या होता है? तो देखिए क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या होता है? तो क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या होगा? तो हैसियत में बदलाव के बिना पद, पोजीशन में बदलाव होना क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। अगर आपकी स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और बदलाव किए, स्टेटस में बदलाव किए बिना ही आप पद और पोजीशन में आपका क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन कहाँ से होता है। जो ग्रामीण विकास जनरल है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो MAGE से होता है, NAARM से होता है, NIRD से होता है, NCAP से होता है। बताइए कहाँ से होता है? ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? NIRD से होता है। किससे होता है? NIRD से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NIRD से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो खंड 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो खंड 4 है अब वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, खंड 3 हमने कंप्लीट करवा दिया है, इसके जितने क्वेश्चन थे आपको कंप्लीट पूरे करवा दिए हैं। अब खंड 4 स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका अब खंड 4 स्टार्ट होने वाला है, जो कि खंड 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो खंड 4 जो आपका संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो CDP बाल विकास से संबंधित है। तो आप इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चल तो सभी लोग क्लास को एक बार जोरदार शेयर कर देंगे और सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास से। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर ज़रूर करते रहेंगे। तो चलिए अब हम खंड 4 स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने, जब तक हम क्लास लगा रहे थे तो सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए अब हमारा खंड 4 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्लास को बढ़िया से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम पेन दूसरी ले लेते हैं और सभी लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? आपके ये 2 हाथ हैं, उन दोनों में से अगर एक हाथ का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक का बहुत कम यूज़ करते हैं तो इस प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? प्रधान हाथ, सहायक हाथ, हस्त प्रधान्यता, या फिर अहम केंद्रिता या स्व केंद्रिता, मतलब ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। बताइए। तो देखिए दोनों हाथ में से किसी एक हाथ की उपयोग को प्राथमिकता देते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति को हम हस्त प्रधान्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्त प्रधान्यता कहा जाता है। हैंडेडनेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंगनबाड़ी
से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ या आंगनबाड़ी सहायक, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी इनमें से किस संगठन या योजना के कार्यबल होते हैं? बताइए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, आंगनबाड़ी जो सहायक होती हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, ये सब किस संगठन से संबंधित है? WHO से संबंधित है या फिर ICDS कार्यक्रम से संबंधित है, NIPPCD से संबंधित हैं या फिर केयर से संबंधित है? बताइए ये सब लोग किससे संबंधित हैं? तो देखिए ये सभी लोग जो होते हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ICDS कार्यक्रम से संबंधित है। किससे हैं? ICDS कार्यक्रम से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICDS इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य करती है। बताइए कौन करती है? दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य करती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी, शिक्षा विभाग के अंतर्गत या फिर दिव्यांगजन कार्य विभाग के अंतर्गत? बताइए किसके अंतर्गत कार्य करती है? जो दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करेगी? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? बताइए अधिगम को कौन प्रभावित करेगा? प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्रभावित करेगा, अर्थपूर्णता प्रभावित करेगा, संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम प्रभावित करेगा या फिर इनमें से सभी प्रभावित करेंगे? बताइए क्या प्रभावित करेगा? अधिगम को कौन प्रभावित करेगा? विच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लर्निंग? बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन प्रभावित करेगा? ये सभी प्रभावित करते हैं। कौन? ये सभी इसको प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रतिपुष्टि फीडबैक हो या अर्थपूर्णता हो या संपूर्ण एवं आंशिक अधिगम हो, ये सभी क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण आंशिक अधिगम जो है इसको प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुष वयस्संधि विकास में इनमें से कौन सा एंड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए जो पुरुष वयस्संधि विकास में इनमें से कौन सा एंड्रोजन जो रहेगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताएं, है ना? तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो किस में होता है? फीमेल में होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किसका होता है? तो वो मेल में होता है। और मेल में वयस्संधि के विकास के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? तो कौन होगा? जो प्यूबेरटल डेवलपमेंट के लिए कौन महत्वपूर्ण रहेगा? तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा। ठीक है, चल राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पूर्व विद्यालयी शिक्षक का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पूर्व विद्यालयी शिक्षकों का उद्देश्य नहीं है? बताइए बताइए इनमें से कौन से जो है पूर्व विद्यालयी शिक्षकों का विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चे में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल और आधारभूत गत्यात्मक कौशल विकसित होना, या फिर बच्चे को रट्टा मार स्मृति का विकास करना, या फिर बच्चे को अपने एहसास और भावना व्यक्त करने और समझने, स्वीकार करने, नियंत्रित करने में मार्गदर्शन देकर भावात्मक परिपक्वता विकसित करना, या बच्चों में सौहार्द सराहना विकास करना? बताइए क्या है? तो देखिए जो इनमें से पूर्व विद्यालय शिक्षा होती है उसका उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य नहीं है रट्टा मार के सिखाना। क्या उद्देश्य नहीं है? रट्टा मार के सिखाना। इसका किसी भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को रट्टा मार के पढ़ाई करवाई जाए। ठीक है,
ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान किस में स्थित है, बताइए। दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर देहरादून में, बताइए कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान जो कहाँ पर है? तो देहरादून में है। किस में है? देहरादून में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में है ना। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में। राइट आंसर क्या है? देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विविध रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता किससे अधिक नहीं होती है? बताइए। जो अलग अलग तरीके से अंधे होते हैं तो उनकी जो दृष्टि क्षीणता होती है वो किससे अधिक नहीं होती? 20 से लेके मतलब 200 में से 20 या 20 150 या 20 या फिर 20-70, बताइए किससे अधिक नहीं होती है? तो देखिए विविध रूप से जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि क्षीणता किससे अधिक नहीं होगी? तो 20-200 से अधिक नहीं होगी। किससे? 20-200 से अधिक नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या है? 20-200 से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलने सीखने में इनमें से कौन शामिल होता है? बताइए। बोलने सीखने में इनमें से कौन सा शामिल होता है? उच्चारण, शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण या उपरोक्त सभी, बताइए। इनमें बोलने सीखने में इनमें से कौन शामिल होगा? उच्चारण, शब्दावली निर्माण या वाक्य निर्माण या उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलने और सीखने में इनमें से कौन शामिल होता है? तो वो उपरोक्त सभी होंगे ना। उच्चारण भी बोलकर सीखते हैं, शब्दावली निर्माण करना भी सीखने से, बोलने सीखने से संबंधित है, और वाक्य निर्माण भी। तो उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चल बताइए RTE एक्ट का पूरा नाम क्या है? RTE एक्ट का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, रिजर्वेशन टू एजुकेशन, शिक्षा में आरक्षण, या राइट टू एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन का अधिकार, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड एजुकेशन, शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व। बताइए RTI एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो याद रखें RTI एक्ट का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार जो है RTI का पूरा नाम है। तो RTI का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इसका पूरा नाम है। तो राइट टू एजुकेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए कि कौन सी योजना अशक्तता, ठीक है, कौन सी योजना अशक्तताओं से पीड़ित विद्यार्थियों को सुगम्य एवं बाधा मुक्त जो अंतर्निर्मित बुनियादी ढांचा एवं परिवहन सुविधा, पुस्तक, गणवेश, लेखन सामग्री, विशिष्ट अधिगम सहायक उपकरण सामग्री एवं छात्रवृत्तियों का प्रावधान करती है? बताइए इनमें से कौन सी योजना जो है जो अशक्तताओं से पीड़ित विद्यार्थी को सुगम्य एवं बाधा मुक्त अंतर्निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन सुविधाओं, पुस्तक, गणवेश, लेखनी सामग्री और विशिष्ट अधिगम सहायक उपकरण, इन सब में छात्रवृत्ति वगैरह में उनका मतलब प्रावधान करती है? तो दिव्यांग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना करती है, या दिव्यांग बालक हेतु व्यापक शिक्षा योजना, या फिर द्वितीयक अवस्था में दिव्यांग जनों हेतु समावेशी शिक्षा, या फिर राजीव गांधी अध्यात्मवृत्ति मतलब फेलोशिप योजना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना। ठीक है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इन सबको गणवेश, लेखनी वगैरह ये सब देती है वो क्या है? जो दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना जो है वो उसके तहत इनको जो अशक्तताओं से पीड़ित विद्यार्थी उनको शिक्षण सामग्री मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देता है? इनमें से कौन देता है बताइए? तो विद्यालय पूर्व वर्षों में विकास की दर इतनी तेज होती है कि बच्चे को अधिक अनुभव दिए जा सकते हैं। भारत में कक्षा 1 से लेकर 2 अत्यधिक अपव्यय एवं प्रगतिरोध हैं, जिसकी रोकथाम नर्सरी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से की जाती है। या फिर नर्सरी विद्यालय शिक्षा का प्रावधान एक सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी मान्यताएं काम पर बाहर जाती हैं, मतलब माताएं जो रहती हैं वो काम पर बाहर जाती हैं और घर छोटे बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। तो बताइए इनमें से कौन सा मतलब कि जो नर्सरी विद्यालय है वो शिक्षा पर महत्व पर बल देता है? तो देखिए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी कारण से क्या होता है? प्री स्कूल्स बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रवण क्षीणता की पहचान की सहायता से की जा सकती है। बताइए श्रवण क्षीणता जिसके अंदर है, सुनने की क्षमता कम है, तो उसकी मतलब किसकी सहायता से उसकी पहचान की जा सकती है? तो स्लेन चार्ट द्वारा कर सकते हैं, या शुद्ध स्वर श्रव समिति द्वारा करते हैं, हुबर बेंत के द्वारा करते हैं, या फिर ऑर्थेटिक मतलब कि अंग को सहारा देने वाले यंत्र से करते हैं? बताइए किससे करते हैं? तो देखिए श्रवण क्षीणता की पहचान किसकी सहायता से की जाती है? तो श्रवण क्षीणता की पहचान किससे करते हैं? तो शुद्ध स्वर श्रवमितीय से करा जाता है। किसे? शुद्ध स्वर श्रवमितीय से किया जाता है ना? क्षीणता की पहचान की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी प्रतिस्थापन एवं संवर्धन किया जाता है? बताइए इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन एवं संवर्धन किया जाता है? तो प्रयत्न त्रुटि का, या फिर संज्ञानात्मक अधिगम का, या फिर चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का, या फिर क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन का? बताइए किसका किया जाता है? तो इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन एवं संवर्धन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन जो है उसमें क्या किया जाता है? अधिगम, ये एक अधिगम की क्रिया होती है जिसमें एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन या फिर संवर्धन कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निषेचित अंड कोशिका को कहते हैं। बताइए जो निषेचित अंड कोशिका, जो अंड कोशिका निषेचित हो गई उसको क्या बोलेंगे? जायगोट, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, या फिर बच्चा। सभी लोग क्लास को शेयर करते, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे और क्लास को लाइक भी करेंगे। ठीक है, चलिए बताएं। तो देखिए जो निषेचित अंड कोशिका किसको कहते हैं? तो निषेचित अंड कोशिका जो है जायगोट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जायगोट को कहा जाता है। निषेचित अंड कोशिका किसको कहा जाता है? जायगोट को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायगोट हो जाएगा। ICDS योजना को कब आरंभ की गई थी? बताइए ICDS योजना कब आरंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1975, 14 नवंबर 1975, 2 अक्टूबर 1983, ये 14 नवंबर 1980। बताइए कब की गई थी? ICDS योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? पता है सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए ICDS जो योजना है ये कब चालू की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ICDS योजना चालू की गई थी। राइट आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर बाहर
की ओर और शरीर के केंद्रीय अक्ष से पैर और हाथ पैरों की ओर होता है। देखिए विकासात्मक दिशा में किस नियम के, कौन सा नियम है जो ये बताता है कि विकास समीप से दूर की ओर, मतलब समीप से दूर मतलब बाहर की ओर जाता है और केंद्रीय अक्ष से पैर की ओर जाता है। तो शीर्ष पुच्छक नियम से, ये समीप दूराभिमुख नियम द्वारा या फिर प्रतिमानित नियम द्वारा या फिर दूर बहिर्मुख नियम द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समीप दूराभिमुख नियम द्वारा इसको देखा जाता है। ठीक है, किसके? समीप दूराभिमुख नियम द्वारा इसको इसमें मतलब इस नियम के अनुसार देखा जाता है कि विकास जो है समीप से दूर की ओर हो रहा है, मतलब बाहर से, और शरीर के केंद्र से पैरों की ओर, हाथ पैरों की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से होती हैं, बताइए किस? तीव्र होती हैं या फिर संतुलित होती हैं या फिर मंद होती हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए आरंभिक जो बाल्यकालीन वर्ष होते हैं उनमें भावनाएं किस प्रकार से विशेष रूप से होती हैं? तीव्र, संतुलित या मंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीव्र होती हैं। ठीक है, तो आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं जो होती हैं विशेष रूप से कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। ठीक है, चल बताइए किससे पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए शुद्ध स्वर श्रव्यता मिति है ना का उपयोग किया जाता है? बताइए किससे पीड़ित? देखिए अगर कोई भी प्योर टोन ऑडियोमेट्री का उपयोग करता है कोई बच्चा, तो वो किससे पीड़ित है? श्रवण क्षीणता से संबंधित है, वाक्य मतलब बोल नहीं पाता या अधिगम मतलब कुछ सीख नहीं पा रहा है या फिर देख नहीं पा रहा है। तो देखिए अगर हम देखें तो अगर वो कोई भी बच्चा है अगर शुद्ध स्वर श्रव्यमिति का उपयोग कर रहा है मतलब वो सुन नहीं पाता होगा, है ना, तो वो किस रोग से पीड़ित है? वो श्रवण क्षीणता या फिर श्रवण बाधित से संबंधित उसको बीमारी है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जो पारिस्थितिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वाइगोत्स्की, पियाजे, मेस्लो या फिर ब्रोनफेरेन-ब्रेनर द्वारा? बताइए। तो देखिए पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्रोनफेरेन-ब्रेनर के द्वारा किया गया था ना। देखिए जब परिस्थिति सही नहीं होती तो किसी का ब्रेन सही नहीं होता है ना, किसी का ब्रेन सही नहीं रहता है, सबका ब्रेन मतलब दिमाग जो होता है वो खराब हो जाता है। तो याद रखें पारिस्थितिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने दिया था? तो ब्रोनफेरेन-ब्रेनर ने दिया था। किसने? ब्रोनफेरेन-ब्रेनर ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ब्रोनफेरेन-ब्रेनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते एवं अनुकूलित होते समय क्षीणताग्रस्त या फिर अशक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं की ओर संकेत करता है? बताएं कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अनुकूलित होते हैं तथा समय क्षीणताग्रस्त या फिर अशक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्या की ओर संकेत करते हैं? तो वो विकलांगता, अशक्तता या कृतिमांग या फिर ऑर्थेटिज्म। तो देखिए जो इस टाइप की जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे विकलांगता से संबंधित हैं। ये क्या है? तो विकलांगता मतलब हैंडीकेप्स जो होते हैं उनसे संबंधित है। राइट आंसर विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है? बताइए तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार कौन सा है? मोतियाबिंद, काला मोतिया या फिर प्रमस्तिष्क घात या फिर आर्थराइटिस? बताइए किससे संबंधित है? इनमें से कौन जो है तंत्रिका क्षीणता का एक प्रकार है? मोतियाबिंद, काला मोतिया मतलब जिसे ग्लूमा कहते हैं, या प्रमस्तिष्क घात या फिर आर्थराइटिस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है ना प्रमस्तिष्क घात मतलब सेरेब्रम पॉल्सी जो होता है, पाल्सी
प्रमस्तिष्क घात जो रहता है इसमें तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार है। ये क्या है? तंत्रिकीय क्षीणता का एक प्रकार होता है प्रमस्तिष्क घात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करते समय केंद्र या फिर राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां बच्चों की देखभाल एवं रक्षा किन सिद्धांतों के इनसे मार्गदर्शित होती है? जो भी किशोर न्याय अधिनियम है उसमें जैसे कि कोई भी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है या कोई एजेंसी है वो बच्चों की देखभाल और शिक्षा या फिर उसकी रक्षा से संबंधित सिद्धांतों का मार्गदर्शन करती है, तो वो कौन सी संस्थान है ना? तो किस तरीके का सिद्धांत पे काम करते हैं? निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत पे काम करते हैं, या गरिमा एवं महत्व के सिद्धांत पर, या सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर, या फिर उपरोक्त इन तीनों सिद्धांत के आधार पर। तो देखिए किस पर करते हैं, तो याद रखें ये सभी सिद्धांतों पर काम करते हैं, चाहे वो निर्दोष होने की अवधारणा का सिद्धांत हो, गरिमा एवं महत्व का सिद्धांत हो, या सर्वोत्तम हित का सिद्धांत हो, इन सभी पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बच्चे या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित तो है पर वह विचारों के विनिमय का कोई प्रयास नहीं करता है उससे समृद्ध होने के आनंद के लिए बोलते हैं, वे वाक्य विषय वस्तु इनमें से किस श्रेणी का प्रदर्शन करते हैं? तो अहम केंद्रित या फिर सामाजिक केंद्रित या द्विभाषिता या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए किससे संबंधित हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाएगा बताइए। तो देखिए ये कैसा होता है, ये सब अहम केंद्रित वाक्य होते हैं। ये कैसे होते हैं? अहम केंद्रित वाक्य होते हैं। तो ये खुद को केंद्र में रख के और ये वाक्य कहा जाता है। तो राइट आंसर अहम केंद्रित वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक क्लास को अगर आपने शेयर नहीं करा है तो सभी लोग जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविदलता मतलब सीजोफ्रीनिया एक है, क्या है? तंत्रिका तापी विकार है, शारीरिक विकार है, मनस्तापी विकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मनोविदलता है वो किस प्रकार का विकार है? मनोविदलता किस प्रकार का विकार है? तंत्रिका तापी विकार है, शारीरिक विकार है, या फिर मानसिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये कैसा है? मनस्तापिक विकार है। कैसा है? मनस्तापिक विकार है। ठीक है, मनोविदलता किस प्रकार का विकार है? मनस्तापिक विकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तेज ध्वनि सुनने पर या फिर किसी प्रकार का शारीरिक आघात लगने पर, जैसे सिर से सहारा अचानक हट जाने पर शिशु अपनी भुजाएं बाहर की ओर फैलाता है और अपनी कमर मोड़ लेता है, वे क्या दर्शाता है? मोरो प्रतिवर्त दर्शाता है, या बाबिन्स्की प्रतिवर्त दर्शाता है, ग्राही प्रतिवर्ष दर्शाता है, या मूल उत्पत्ति प्रतिवर्ष दर्शाता है? बताइए। कोई तेज ध्वनि सुनने पर या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक आघात होने पर, सिर का सहारा लेकर अचानक हटा लिए जाने पर अपनी भुजाएं बाहर की ओर फैलाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहते हैं? मोरो प्रतिवर्त कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मोरो रिफ्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को साफ मतलब खाली कर देने को क्या कहते हैं? बताइए। कि अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को साफ मतलब खाली कर देने को क्या कहते हैं? भावात्मक विवेचन कहते हैं, भावात्मक संतुलन कहते हैं, प्रवर्धित संवेगात्मकता कहा जाती है, या भावनात्मक रूप में क्षुब्ध कहा जाता है? बताइए। जो अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को खाली कर देने को हम क्या बोलेंगे? तो देखिए जो अवरुद्ध ऊर्जा है, क्लियर द सिस्टम ऑफ पेंट अप एनर्जी इज नॉन एज। बताइए।
तो अवरुद्ध ऊर्जा को के तंत्र को साफ करना या खाली करना क्या कहलाता है? भावात्मक विवेचन कहलाता है। क्या कहला जाता है? भावात्मक विवेचन कहा जाता है, इमोशनल कैथारसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन में व्यवहार को हम क्या कहते हैं? जो सामाजिक समूह होते हैं उनकी नैतिक संहिताओं के अनुपालन के व्यवहार को हम क्या बोलेंगे? अनैतिक इमोरल व्यवहार बोलेंगे, नैतिक व्यवहार बोलेंगे, या नी नैतिक व्यवहार बोलेंगे, या फिर नी नैतिक व्यवहार बोला जाएगा? बताइए किस प्रकार का व्यवहार बोला जाएगा? तो देखिए जो सामूहिक जो सामाजिक समूह होते हैं उनमें नैतिक संहिताओं का अनुपालन करने वाले को हम क्या कहते हैं? नैतिक व्यवहार कहेंगे, है ना। मोरल बिहेवियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरल बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ होते हैं? जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें किस अवस्था में बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ होने लगते हैं? तो संवेदी गत्यात्मक में, या फिर है ना पूर्व संक्रियात्मक में, ठोस संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? किस अवस्था में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा और प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय पूर्व आयु का बच्चा व्यवरोध मतलब बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? देखिए विद्यालय पूर्व आयु का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉइड ने कहा था, ये कोलबर्ग ने, पियाजे ने, या फिर एरिक्सन ने? बताइए। विद्यालय पूर्व बच्चा व्यवरोध मतलब बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है। तो देखिए ये किसने कहा था? ये कोलबर्ग ने कहा था। किसने कहा था? ये कोलबर्ग ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बच्चे को क्या कहेंगे जिसके जीवन में प्रथम 2 से 3 वर्ष में उसकी श्रवणता क्षमता खत्म हो चुकी है और परिणामतः वह भाषा अर्जन नहीं कर सकता? अब बताइए ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? वाक शक्ति बाधिर बोलेंगे, या सुनने में कठिनाई से पीड़िता, ऊंचे सुनने वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऐसा बच्चा जो कि जीवन के प्रथम 2 से 3 वर्ष में श्रवण क्षमता खो चुका है और अब वो भाषा अर्जित नहीं कर सकता है, तो ऐसे बच्चे को बाधिर कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है? डीफ कहा जाता है, मतलब बहरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केयर का पूरा नाम बताइए। केयर का पूरा नाम क्या है? केयर का फुल फॉर्म पूछा है, क्या है? तो कोऑपरेटिव ऑफ ऑलवेज रेंडरिंग एंड द इमरजेंसीज। ठीक है, दूसरा है कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिलीफ एनीवेयर, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड द रिलीफ एवरीवेयर, या फिर कंसल्टिंग एन एजेंसी फॉर रिक्रिएशन टू एवरीवन? बताइए क्या हो जाएगा केयर का फुल फॉर्म? तो केयर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो केयर का फुल फॉर्म हो जाएगा कि कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, है ना। तो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, इसका केयर का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है किसी ने भी, तो क्लास को एक बार सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
चलिए, इनमें से कौन सा बच्चों का एक HIV रोकथाम कार्यक्रम है, बताइए। इनमें से कौन सा बच्चों का एक HIV रोकथाम कार्यक्रम है? तो माता से शिशु संचरण की रोकथाम, ये छोटे बच्चों के लिए यौन शिक्षा एवं HIV तथा एड्स शिक्षा का समावेशन, या HIV पीड़ित स्त्रियों से जन्मे बच्चों को HIV जांच, या उपरोक्त सभी। बताएं कि जो बच्चे होते हैं उनमें HIV रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। उनकी जांच, मतलब एक पीड़िता स्त्री जो है, HIV से पीड़ित स्त्री के बच्चे की जांच, HIV जांच भी होती है ना। माता से शिशु में संचरण की रोकथाम भी की जाती है। बच्चों को यौन शिक्षा और HIV एवं एड्स शिक्षा का समावेशन भी किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की किस अवस्था में होता है? बताइए। मौखिक अवस्था में होता है, गुरुदीय शिश्न अवस्था में, या प्रसुप्ति? तो देखिए, नवजात शिशु जो होता है, फ्रॉइड के मनोलैंगिक जो मनःकामुक सिद्धांत है उसकी किस अवस्था में होता है? तो नवजात जो रहता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो होता है मौखिक में होता है। किस में होता है? मौखिक में होता है। ठीक है, नवजात शिशु फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की किस अवस्था में होगा? तो वो मौखिक सिद्धांत में, मौखिक अवस्था में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, HIV किससे नहीं फैल सकता है? बताइए, HIV किससे नहीं फैल सकता है? पसीने से नहीं फैल सकता, लार से, मूत्र से, या उपरोक्त में से सभी से? बताइए, किससे नहीं फैलता है? HIV जो रहता है इनमें से किससे नहीं फैलता है? पसीने, लार, या फिर मूत्र, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, HIV जो है इन सभी से नहीं फैलता है ना, इनसे नहीं फैलता, ना तो पसीने से फैलता है, ना लार से फैलता है, ना मूत्र से फैलता है ना। तो उपरोक्त में से किसी से भी नहीं फैलता है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटकीय क्रीड़ा को भी कहते हैं, बताइए। नाटकीय क्रीड़ा को और क्या कहते हैं? रचनात्मक क्रीड़ा कहते हैं, कृंतक विश्वास क्रीड़ा कहा जाता है, सफेद झूठ बोलते हैं, या मुक्त स्वतः प्रवर्तित क्रीड़ा कहते हैं? बताइए, नाटकीय क्रीड़ा को हम क्या कहा जाता है? बताएं, नाटकीय क्रीड़ा को हम क्या कह सकते हैं? तो नाटकीय क्रीड़ा को हम कृतक विश्वास क्रीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक विश्वास क्रीड़ा कहा जाता है। कृतक विश्वास क्रीड़ा कहा जाता है नाटकीय क्रीड़ा को। ठीक है, मेक बिहेव प्ले को बोलो, बिलीव प्ले। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में वर्धित प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्दों और छवियों के साथ बालक विश्व को निरूपित करना आरंभ करता है? बताइए, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चा जो रहता है वो वर्धित प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्द और छवियों के साथ बालक विश्व को निरूपित करना आरंभ कर देगा? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संक्रिय पूर्व अवस्था, संक्रिय पश्चात अवस्था, या औपचारिक संक्रिया अवस्था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रिय पूर्व अवस्था। कौन सी? संक्रिय पूर्व अवस्था में क्या करता है बच्चा? प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से निरूपित शब्दों और छवियों के साथ क्या करेगा? बालकों को निरूपित करना आरंभ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म के 1 से 5 मिनट बाद नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आंकलन करने के लिए कौन सा पैमाने का उपयोग किया जाता है? जो जब नवजात है उसका 1 से लेके 1 एवं 5 मिनट के बाद जो स्वास्थ्य का आंकलन किया जाता है, किस पैमाने से करते हैं? बाइलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाना, या नरमापी मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक पैमाना, या एपगर पैमाना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस पैमाने से करते हैं? तो एपगर पैमाने से करते हैं। किससे किया जाता है? एपगर पैमाने से किया जाता है ना। अपगार जो रहता है, अपगार पैमाना, उससे किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? अपगार पैमाना। ICPS का पूरा नाम बताएं, क्या है? ICPS का पूरा नाम क्या है? इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम या फिर इंडियन चाइल्ड पार्टिसिपेशन स्कीम। इसमें भी देख सकते हैं कि भारतीय बाल रक्षा योजना या समेकित बाल रक्षा सेवा या फिर समेकित बाल रक्षा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ICPS का पूरा नाम देखें तो ICPS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। इसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इसका फुल फॉर्म है, मतलब समेकित बाल रक्षा योजना इसका फुल फॉर्म है ICPS का। ठीक है, अभी तक क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। पसंद आ रही हो क्लास तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीज़ों को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? बताइए। क्लास जो चीज़ें हैं उनको आरोही अवरोही में क्रम में व्यवस्थित करने को क्या बोलेंगे? क्रमबंधन या क्रमांकन या वर्गीकरण या अभिज्ञान या फिर पहचान या फिर संरक्षण। बताइए इसको क्या कहा जाएगा? तो देखें, चीज़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को हम क्या बोलते हैं? तो इसको क्रमबंधन या फिर क्रमांकन कहा जाता है। ठीक है, सीरियलाइजेशन कहा जाता है। राइट आंसर सीरियलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में पारित हुआ था, 82, 84 या फिर 86 में? बताएं कब पारित हुआ था? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बाल श्रम अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में बाल श्रम अधिकार जो है अधिनियम पारित हुआ था। बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिगम मतलब कि लर्निंग, इनमें से कौन सा असत्य है? लर्निंग के लिए कौन सी चीज़ असत्य है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। ठीक है, और अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। तीसरा है कि अभ्यास एवं अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं, और अधिगम प्रक्रिया में सदैव नीरसता मतलब ऊब और निडाल उत्पन्न होता है। तो देखिए इनमें से असत्य कौन सा है? तो इसमें से डी जो है इसका असत्य हो जाएगा। देखिए अधिगम जो होता है एक क्या है? सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चलती है और क्रमिक प्रक्रिया भी है, और इसमें अभ्यास और अनुभव जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना अच्छे बेहतर परिणाम भी आते जाएंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया में सदैव नीरसता मतलब ऊबाई आती है और निडालता उत्पन्न होती है, तो ऐसा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें अशक्त एवं विकलांग करने वाली स्थितियों को घटाने और अशक्त एवं विकलांग जनों को सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर लक्षित सभी उपाय शामिल हैं? बताइए। लेबलन में, पुनर्वास में, अभिज्ञान पहचान में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पुनर्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना के अंतर्गत कार्य करती है। ICDS योजना किसके अंतर्गत कार्य करेगी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। तो ICDS जो है वो किसके अंतर्गत काम करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे में समझ की वस्तुएं विद्यमान बनी रहती हैं, तब इसमें जब उन्हें देखा या सुना ना जा सके तो क्या कहलाता है? बताइए। स्थिरण बोला जाएगा, या आत्मसात मतलब स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोला जाएगा, वस्तु स्थायित्व बोला जाएगा, या फिर मानसिक साम्य अवस्था बोला जाएगा। देखिए बच्चे की समझ की वस्तुएं विद्यमान तो बनी रहती हैं, लेकिन जब तक उन्हें देखा या सुना नहीं जाए तो वो उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऐसी को क्या बोला जाता है? तो वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो आज की हमारी क्लास के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को जाते समय लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूर जाइएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके बाद आज जो है हमारा चौथा पेपर जो है पेपर कंप्लीट करवा दिया है हमने। 4 पेपर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो हमने महिला पर्यवेक्षक के सेक्शन बना रखे हैं उनमें ज़रूर जाके क्लासों को देखिए। और अभी तक अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है और हमारी ये दोनों सेक्शन की अगर आप प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस पूरी देख लेंगे, स्पीड तेज करके भी देखोगे तो आपके पेपर में 155 प्लस क्वेश्चन ज़रूर आप कर पाएंगे। तो ज़रूर आप क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को करिए और क्लास से यूं ही जुड़े रहिए। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और क्लास को जाते समय लाइक करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ज़रूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएंगे। और आज जो 4 पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं हमने, अब हम आपको कंप्यूटर से संबंधित पूरा एक जो अब हम हर एक अलग अलग टॉपिक की क्लासेस लाएंगे। तो कंप्लीट कंप्यूटर लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में वो पूरे टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करा देंगे। फिर हम आपको सीडीपी के कम से कम एक ही क्लास में हम 250-300 क्वेश्चन ले आएंगे तो वो कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम तक पूरा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो कल फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।